according to Bronsted-Lowry concept, acid is a substance that is capable of donating a proton, that is H positive. And base is a substance that is capable of accepting a proton. ठीक है। एरिनस कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करता है, और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोशिएट होकर OH नेगेटिव आयंस बनाता है। अब यहाँ पर आप देखो कंपैरिजन एरिनस कंसेप्ट के साथ, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है या प्रोटॉन बना सकता है H पॉजिटिव, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब एरिनस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेलोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड सेम है, जो H पॉजिटिव या जो प्रोटॉन दे सकता है, लेकिन बेस का कंसेप्ट दोनों में डिफरेंट है। बेस का कंसेप्ट वहां पर क्या था, जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड कर सके या बना सके, जबकि यहाँ पर उसका कंसेप्ट क्या है, जो प्रोटॉन या H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, जब हम HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, यस, वी गेट H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये किस तरह से होता है, इसमें आप देखिए HCl ने अपना एक H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन वाटर को डोनेट किया। ठीक है। जब HCl में से H पॉजिटिव निकला तो क्या बना, HCl में से जब H पॉजिटिव रिमूव हो गया तो बाकी क्या बचा HCl में, Cl नेगेटिव बच गया। ठीक है। अब वो H पॉजिटिव वाटर ने एक्सेप्ट किया, और वाटर ने जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, मींस HCl इज प्रोटॉन डोनर, और प्रोटॉन डोनर को हमने डेफिनेशन में क्या कहा, एसिड। एट द सेम टाइम वाटर ने वो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस कहते हैं। तो इस रिएक्शन में HCl is behaving as an acid and water is behaving as a base। ठीक है।
NH3 अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं वी गेट NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, या हम सीधा NH4Cl लिख सकते हैं, एक ही बात है। NH4Cl में NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब इस रिएक्शन में आप देखें, इन दोनों में से HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, और किसे डोनेट किया? NH3 को। ठीक है, HCl ने जब प्रोटॉन डोनेट किया तो Cl नेगेटिव बना दिया, और NH3 ने वही प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया और क्या बना दिया? NH4 पॉजिटिव। अब इस प्रोसेस में देखो, HCl चूंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, सो इट इज एक्टिंग एज एसिड। अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज ए बेस। तो ब्रॉन्स्टन लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस की रिएक्शन क्या है? इट इज सिंपली ए प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। और वो प्रोटॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रोटॉन एसिड से बेस की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, एक्वस सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं, व्हाट डू वी गेट? H3O पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। जरा देख लो ये कैसे हुआ। HNO3 ने अपना एक प्रोटॉन वाटर को दे दिया, अपना एक H पॉजिटिव वाटर को दे दिया। HNO3 में से जब H पॉजिटिव निकलता है तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा NO3 और उस पर चार्ज आ गया -1। देखो, एक मॉलिक्यूल में चार्ज क्या क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा उसने अपने कितने H पॉजिटिव दे दिए। HNO3 ने एक H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, इसलिए जो इसमें आयन बचा उसका चार्ज -1 बना। और वो प्रोटॉन जब वाटर ने एक्सेप्ट किया तो वाटर बन गया H3O पॉजिटिव। इसका मतलब है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एसिड है और वाटर वाटर बेस है। ठीक है ना, ये समझ आ रहा है आपको प्रोटॉन ट्रांसफर का? अब जरा अमोनिया और वाटर के बीच देखते हैं क्या रिएक्शन हो रहा है। अमोनिया को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, वी गेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है ना। अब यहां पर आप मुझे बताएं कि अमोनिया और वाटर में से किसने प्रोटॉन डोनेट किया और किसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया? यहां पर वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया है, बिल्कुल सही। जब प्रोटॉन
वाटर ने डोनेट किया तो वाटर में बाकी क्या बचा? H2O में से एक एक H निकाल दो, बाकी क्या बचा? OH। और उस OH पे चार्ज क्या आ गया अब? -1। मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। और NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब है यहां पर वाटर एसिड है और अमोनिया अमोनिया बेस है। जरा इस रिएक्शन को देखें आप। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में HCO3 नेगेटिव जिसका नाम है बाइकार्बोनेट आयन। और प्रोडक्ट इस तरह से है H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड और साथ में Cl नेगेटिव। अब यहां पर आप मुझे बताओ कि एसिड कौन है और बेस कौन सा है? एसिड HCl है। आप क्लियरली देख सकते हैं HCl से हमें Cl नेगेटिव मिला है। ये देखो, HCl से हमें Cl नेगेटिव मिला ना। इसका मतलब है कि HCl ने अपना प्रोटॉन H पॉजिटिव लूज कर दिया। ठीक है, इसने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया होगा? HCO3 नेगेटिव को। ओके। और HCO3 नेगेटिव ने जब H पॉजिटिव को गेन किया तो वो क्या बन गया? वो बन गया H2CO3। ओके, अब इसका चार्ज खत्म हो गया क्योंकि HCO3 का चार्ज था -1। H पॉजिटिव जब उसमें जुड़ा तो प्लस और माइनस चार्ज कैंसिल हुआ, H2CO3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया, कार्बोनिक एसिड। सो इन दिस रिएक्शन HCl is acting as acid and bicarbonate ion is acting as base क्योंकि उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें दे सकते हैं। इस एग्जांपल में आपने देखा एक आयन भी एज एसिड या बेस बिहेव कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही एसिड या बेस हो। जैसे हमने कल एरिनस कंसेप्ट में पढ़ा था, उसमें हमने कोई भी आयन की एग्जांपल नहीं दी थी। वहां पर हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करते थे कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर H पॉजिटिव प्रोड्यूस करे तो एसिड, अगर वो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करे तो बेस। लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट चूंकि थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कोई भी एज एसिड या एज बेस बिहेव कर सकता है। इवन एक और चीज आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, अगर वाटर नहीं भी होगा, वाटर की एब्सेंस में भी सब्सटेंसेस को हम एसिड या बेस कह सकते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन यहाँ पर पढ़ी, ये अमोनिया और HCl के बीच। अमोनिया गैस और HCl गैस, अगर ये दोनों गैसेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर भी अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये दोनों मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ वाटर भी प्रोटॉन का ट्रांसफर हो सकता है। तो substances can behave as acid or base even in the absence of water, जबकि एरिनस कंसेप्ट के मुताबिक जब हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्मेशन की बात करते हैं वो सिर्फ एक्वस मीडियम में हम बात करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम बात करते हैं। ठीक है ना? ये पॉइंट्स क्लियर है? कौन सी? हाँ, बिल्कुल लिखा ना हमने, वाटर इज
वाटर इज बिहेविंग एज एसिड। जो एच पॉजिटिव डोनेट करे। हाँ। चलो म्यूट कर दो आप। ठीक है। एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखिए, वाटर, जब हमने उसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो वाटर एज एसिड था। यही वाटर जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, वहां पर वाटर बेस था। इसका मतलब वाटर में दोनों टेंडेंसीज है। क्या क्या टेंडेंसीज? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की भी और प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी है। ऐसा सब्सटेंस जिसमें ये दोनों टेंडेंसीज पाई जाती हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं। तो डेफिनेशन हम कैसे देंगे एम्फोटेरिक स्पीशीज की? द सब्सटेंस that has the tendency to donate as well as accept a proton is known as amphoteric substance or amphoteric species. ओके, जिसकी दोनों टेंडेंसीज हैं, प्रोटॉन डोनेट करने की भी टेंडेंसी और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस या एम्फोटेरिक स्पीशी। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ी, वाटर। इसी तरह से HCO3 नेगेटिव, इसमें भी दोनों टेंडेंसीज हैं। जैसे अभी हमने ऊपर जो केस डिस्कस किया, इसमें इस HCO3 नेगेटिव ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये बेस बना। ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, उस केस में ये एसिड भी हो सकता है। NH3 एक और केस है जिसकी दोनों टेंडेंसीज हैं, तो ये भी एम्फोटेरिक स्पीशी है। HSO4 नेगेटिव मतलब बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें ये दोनों टेंडेंसीज होंगी उसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कह सकते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। हम बात करते हैं आगे चलकर उसके बारे में भी।
कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। आप फिलहाल इसमें जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं पहले वो पढ़ लो, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस की भी बात आएगी, उनके लिमिटेशंस की भी बात आएगी, वहां पर आपका ये पॉइंट भी डिस्कस हो जाएगा। चलो कंजुगेट एसिड बेस पेयर की हम बात करते हैं। देखो जब हमने HCl और वाटर की रिएक्शन की बात की, HCl और वाटर जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, राइट। हमने इसमें कहा कि ये जो HCl है इट इज एक्टिंग एज एसिड। हमने क्यों कहा इट इज एक्टिंग एज एसिड, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ये अपना प्रोटॉन किसको देता है, ये अपना प्रोटॉन देता है वाटर को, राइट। इसी बेस पर हमने कहा ना। और वाटर को हमने क्या कहा, वाटर को हमने बेस कहा, ठीक है, बिकॉज इट कैन। अरे ये तौफीक, आप जब अनम्यूट करते हो ना तो आवाज गूंजती है। आप चेक करो आपने क्या किया हुआ है, आपने कुछ स्पीकर वगैरह का क्या मसला है आपका। अच्छा अब आप देखिए, HCl ने जब प्रोटॉन दे दिया, मतलब उसने एज एसिड बिहेव कर लिया, तो उसने क्या बनाया, Cl नेगेटिव बन गया ना। अब ये Cl नेगेटिव इसका कैसा नेचर है, इसकी क्या टेंडेंसी हो सकती है। Cl नेगेटिव की कोई टेंडेंसी होगी प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने की। यस, Cl नेगेटिव की अब टेंडेंसी होगी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की। देखो अगर Cl नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या बना देगा वो HCl बना देगा। मतलब Cl नेगेटिव की ये टेंडेंसी है, अपोजिट टेंडेंसी। HCl की टेंडेंसी थी प्रोटॉन डोनेट करने की, Cl नेगेटिव की टेंडेंसी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, मतलब H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करने की। तो Cl नेगेटिव चूंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, देयरफॉर Cl नेगेटिव इज ए बेस। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, इट फॉर्म्स ए बेस। और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है ना। तो बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा। मुझे आप बताओ, क्या आपकी क्लास में दो ही लोग हैं इस वक्त। हाँ, बाकी लोग क्यों नहीं रेस्पॉन्स देते हैं। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो बाकी लोग भी रेस्पॉन्स दिया करो। मैंने आपसे पूछा कि जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है, मतलब वो प्रोटॉन लूज कर देता है, तो क्या बनता है, बेस बन जाता है। और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना, तो बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो मैंने HCl और Cl नेगेटिव के बारे में बात की, जरा वाटर के बारे में भी बात कर लो। वाटर ने यहाँ पर क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब ये बेस है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इसने क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोनियम बना दिया। इस वजह से इसको हमने बेस कहा। अब इस हाइड्रोनियम की क्या टेंडेंसी है, क्या ये हाइड्रोनियम प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, क्या इसके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं, बिल्कुल है इसके पास। मतलब ये हाइड्रोनियम आयन एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, चूंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है इट मींस इट इज एन एसिड। और जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अब बेस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। HCl का पेयर किसके साथ है? Cl नेगेटिव के साथ, मतलब ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। और वाटर का पेयर किसके साथ है? हाइड्रोनियम आयन के साथ, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज जनरलाइज करेंगे कि whenever an acid donates a proton it forms a base, and whenever a base accepts a proton it forms an acid। तो आप ऐसे ये पॉइंट नोट कर लो। एन एसिड, नहीं सभी में, सभी में। एन एसिड loses a proton to form a base, and a base gains a proton or accepts a proton to form an acid। तो ये जो एसिड और बेस होते हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। acid and base can interconvert, और ऐसा एसिड और ऐसा बेस जो आपस में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं उन्हीं को हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। जैसे इस केस में जो मैंने HCl और वाटर का केस आपको बताया, इसमें HCl और Cl नेगेटिव, ये एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ये देखो, HCl और Cl नेगेटिव, ये दोनों क्या है? दीज आर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्यों कहा इनको हमने एसिड बेस पेयर? क्योंकि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। HCl Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे? बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। और Cl नेगेटिव वापस कन्वर्ट हो सकता है HCl में बाय द गेन ऑफ प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं HCl और Cl नेगेटिव क्या है? दीज आर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और इसी तरह से हम वाटर और हाइड्रोनियम आयन को भी एक पेयर कह सकते हैं। वाटर एंड हाइड्रोनियम आयन, वाटर और हाइड्रोनियम आयन आर आल्सो ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, बिकॉज दे कैन ऑल्सो इंटर कन्वर्ट। इसको भी आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर, वाटर यहां पर क्या था? बेस था ना। वाटर कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन टू फॉर्म एसिड H3O पॉजिटिव, और H3O पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट करके बेस बना सकता है, और बेस क्या है? यहाँ पर वाटर है। चलो, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, एक और चीज देख लो। अगर मैंने आपसे कहना हो कि बताओ HCl है, उसका कंजुगेट बेस क्या है? HCl का कंजुगेट बेस क्या है? Cl नेगेटिव है उसका कंजुगेट बेस। ठीक है ना? इसी तरह से मैं पूछूंगा आपसे, वाटर का कंजुगेट एसिड क्या है? H3O पॉजिटिव, बिल्कुल सही। अब उसका उलट मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ आपके पास H3O पॉजिटिव है, उसका कंजुगेट बेस क्या है? H3O पॉजिटिव इज एन एसिड, राइट? तो उसका कंजुगेट बेस हो गया H2O, बिल्कुल सही। इसी तरह Cl नेगेटिव क्या है? बेस है ना। तो उसका
उसका कंजुगेट एसिड क्या है? HCl। अब कोई कोई भी स्पीशी अगर मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन आपसे पूछता हूँ और मैं कहूंगा आपसे बताओ इसका कंजुगेट एसिड क्या है या इसका कंजुगेट बेस क्या है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? चलो देखते हैं। मान लो मैं आपसे कहता हूँ HCO3 नेगेटिव है, बताओ इसका कंजुगेट एसिड क्या है। तो बताओ क्या करोगे आप, कैसे इसका कंजुगेट एसिड आप ढूंढोगे? रिएक्शन नहीं, बस ऐसे ही। मैंने आपको ये थोड़ी कहा कि ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि HCO3 नेगेटिव का कंजुगेट एसिड क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये चीज देख लो, क्योंकि हमने इसका कंजुगेट एसिड मांगा है, इसका मतलब वी हैव टू ट्रीट दिस HCO3 नेगेटिव एज बेस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये आपने देखना है। अगर मैं आपसे कहता बताओ HCO3 नेगेटिव का कंजुगेट बेस क्या है, तो उस केस में आपने इसको एसिड मान के चलना था। राइट? बात क्लियर है ना? तो यहां पर मैंने आपसे पूछा है बताओ जी HCO3 नेगेटिव का कंजुगेट एसिड क्या है, सो ट्रीट इट एज ए बेस। अब मुझे बताओ, अब चूंकि ये बेस है तो इसने क्या करना है? बेस क्या करता है? क्या करता है? कंसेप्ट तो याद रखो। बेस एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव, वो तो एसिड डोनेट करता है ना? चलो हम देखते हैं कि ये HCO3 नेगेटिव चूंकि बेस है, तो इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या बनाया, बताओ मुझे। बिल्कुल सही, H2CO3 बनाएगा। इसमें आपने फॉर्मूला का भी ध्यान रखना है और चार्ज का भी ध्यान रखना है। देखो इसमें एक H पॉजिटिव हमने ऐड कर देना है, H ऐड हो जाएगा, फॉर्मूला तो H2CO3 बन गया। चार्ज का आपने देखना है, इन दोनों का चार्ज मिलाकर कितना बना। HCO3 नेगेटिव का चार्ज था -1, H पॉजिटिव का +1, -1 + 1 कितना हो गया 0, तो ये बन गया H2CO3। सो हम कह सकते हैं, और हम जानते हैं कि जब भी कोई बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है इट फॉर्म्स एन एसिड। इसका मतलब ये जो H2CO3 है, दिस इज द कंजुगेट एसिड ऑफ दिस HCO3 नेगेटिव। ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे आप बताओ, मैं यही HCO3 आपको देता हूं और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ इसका कंजुगेट बेस क्या है। अरे HCO3 नेगेटिव तो ये खुद है। अगर मैंने आपसे आपसे अगर मैंने HCO3 नेगेटिव का कंजुगेट बेस पूछा, इसका मतलब यहां पर आपने इसको HCO3 नेगेटिव को एसिड मानना है ना? हाँ, अब सही आंसर आया, अब सही आंसर आया। CO3 2 नेगेटिव, सबसे पहले देखो, ये एसिड है तो इसने H पॉजिटिव लूज करना है, प्रोटॉन डोनेट करना है। इसमें से आप एक H पॉजिटिव निकाल दो। सबसे पहले जब आपने H इसमें से निकाला, तो बाकी क्या बचा? CO3 यही बचा। और अब जरा चार्ज भी देखो आप, इसका चार्ज था -1, उसमें से आपने एक पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया। जब -1 में से एक पॉजिटिव आप निकाल दोगे तो चार्ज हो जाएगा -2। सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका चार्ज था -1, उसमें से आपने रिप्लेस किया +1। समझे आप? इसमें से आपने रिमूव किया ना, रिमूव का मतलब माइनस। और कितना रिमूव किया? +1 चार्ज रिमूव किया, तो -1 माइनस +1 ये बन गया -1 -1, और चार्ज बन गया -2। ओके,
तो ये जो CO3 टू नेगेटिव बना, इसको हम कार्बोनेट आयन कहते हैं, है ना। CO3 टू नेगेटिव इज कॉल्ड कार्ब, जैसे HCO3 नेगेटिव को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, CO3 टू नेगेटिव को हम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये जो कार्बोनेट आयन है, दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ HCO3 नेगेटिव। अब चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। आपके पास है NH3। इस NH3 का आपने कंजुगेट बेस बताना है, क्या होगा? बताओ जल्दी से। NH2 नेगेटिव, बिल्कुल सही आंसर। जब मैंने इसका कंजुगेट बेस पूछा, तो NH3 को आपने क्या माना? एसिड, है ना। जब इसको आपने एसिड माना, तो इसमें से आपने प्रोटॉन निकालना है। और जब इसमें से आप प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव निकाल दोगे, तो बाकी बचेगा NH2 नेगेटिव, और वो NH2 नेगेटिव क्या होगा? वो इसका कंजुगेट बेस बन गया। अब इसी अमोनिया का मैं आपसे कंजुगेट एसिड निकालने को कहता हूं। कंजुगेट एसिड होगा इसका NH4 पॉजिटिव, ये भी बिल्कुल सही है। इस केस में आपने अमोनिया को एज ए बेस मानना था, क्योंकि आपने कंजुगेट एसिड निकालना था। तो जब ये बेस होगा, तब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। NH3 ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, तो उसने क्या बना दिया? NH4 पॉजिटिव बना दिया। चलो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। कोई और एग्जांपल दूं क्या, कि काफी है? चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखो, एरिनेस कंसेप्ट में जब हम एसिड या बेस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वहां पर हम कहते हैं जो एसिड पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाए टू फॉर्म H पॉजिटिव आयंस और साथ में कोई एनाइन, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जो पूरा डिसोशिएट ना हो, तो उसको हम वीक कहते हैं। मतलब वहां पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं। चाहे एसिड की बात हो या फिर बेस की बात हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। इसी तरह यहां पर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि यहां पर बात हो रही है प्रोटॉन डोनेट करने की और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, तो एसिड की स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, या फिर अगर बेस की बात करें तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो हम लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एसिड टू डोनेट इट्स प्रोटॉन, या जिसको हम H पॉजिटिव कहते हैं। और बेस का क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ए बेस टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव और प्रोटॉन।
मतलब जितनी ज्यादा टेंडेंसी है प्रोटॉन डोनेट करने की उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी कम टेंडेंसी है प्रोटॉन डोनेट करने की उतना वीक एसिड। इसी तरह बेस में भी जितनी ज्यादा टेंडेंसी हो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और जितनी कम टेंडेंसी हो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की उतना वीक बेस। ठीक है, क्लियर है? तो ये टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। अब जरा आप देखिए HCl और वाटर के बीच में जब हमने रिएक्शन पढ़ी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, HCl और वाटर की जब रिएक्शन हुई तो एक तो हाइड्रोनियम आयन बना था और साथ में Cl नेगेटिव बना था। अब हम जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हम एरिनेस कंसेप्ट में भी पढ़ चुके हैं। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब है कि इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी है अपना प्रोटॉन डोनेट करने की। अब HCl ने चूंकि प्रोटॉन डोनेट करके क्या बना दिया है, Cl नेगेटिव, तो आपको क्या लगता है अब Cl नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा या फिर वीक बेस होगा? क्या लगता है आपको? इतना तो पता है हमें कि ये एक बेस है। HCl इज एन एसिड और उससे क्या बनता है, एक बेस, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। अब अगर हम कहते हैं HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, देन व्हाट इज Cl नेगेटिव? इज इट ए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस? कैसे एक्सप्लेन करो इस चीज को? अगर HCl की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, HCl हम ये नहीं कर रहे पूरा प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन तो एक ही वो डोनेट करेगा, मसला ये है कि टेंडेंसी कितनी ज्यादा है। HCl की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है H पॉजिटिव डोनेट करने की, और क्या बनाने की, Cl नेगेटिव बनाने की। क्या इसका मतलब है कि Cl नेगेटिव की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की? अच्छी तरह सोचो, गौर से सोचो। मान लो आ, आप मुझे एक चीज बताओ, जरा ये म्यूट कर लो इधर, मेरी बात सुनो पहले। आप अपनी जेब में से 10 रुपए निकाल के किसी मांगने वाले को दे देते हैं, ठीक है? और जैसे ही मांगने वाला सामने आया, आपने एकदम से एक 10 रुपए का नोट निकाला उसको दे दिया, इसका मतलब आपकी टेंडेंसी जो है पैसे देने की वो बहुत ज्यादा है, आप एकदम से पैसे निकाल के दे देते हो। और जैसे ही आपने पैसे दिए उस मांगने वाले को, भिखारी को, फौरन आपने उसे 10 रुपए वापस ले लिए, क्या मतलब है इसका? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने एकदम से वो वापस ले लिए उससे। क्या, मुझे आप बताओ, अगर आप एकदम से किसी भिखारी को पैसे देते हो तो क्या उससे वापस ले लेते हो आप? नहीं ना लेते हो। मतलब जो चीज आप आप में जो जिस चीज की देने की टेंडेंसी ज्यादा थी, उस चीज की लेने की टेंडेंसी कम होगी आपकी। मतलब अगर आप पैसे देने की टेंडेंसी भी रखते हो तो क्या आपकी पैसे लेने की भी टेंडेंसी होगी? नहीं ना होगी। इसका मतलब है कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, तो उससे जो बेस बना उस बेस का प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। एक कॉमन सेंस है, अगर Cl नेगेटिव अगर एकदम से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले और HCl में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब है कि HCl तो अपना प्रोटॉन देता नहीं है इतनी आसानी से, है ना? तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, वो वीक होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपके पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, बताओ क्या बनेगा? जरा पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। एसिटिक एसिड ने अपना H पॉजिटिव दे दिया, ये एसिड है ना, एसिटिक एसिड, इसने अपना H पॉजिटिव किसको दे दिया, वाटर को। मुझे बताओ H पॉजिटिव देने के बाद क्या बचा इसमें?
यस, CH3COO नेगेटिव, ठीक। और वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो उसने क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ, ये एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड था कि वीक एसिड था? आपने एरिनस कंसेप्ट में पढ़ा है ना, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड। अब अगर ये वीक एसिड है, इस एसिड ने प्रोटॉन देने के बाद क्या बना दिया, एसिटेट। एसिटेट क्या है, बेस है। तो बताओ ये बेस वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? ये एक स्ट्रांग बेस होगा। क्यों स्ट्रांग बेस होगा? क्योंकि देखो, एसिटिक एसिड अपना H पॉजिटिव आसानी से नहीं देता। एसिटिक एसिड अपना H पॉजिटिव इतना इतना इजीली डोनेट नहीं करता, उसकी लो टेंडेंसी है टू डोनेट प्रोटॉन। इसका मतलब उससे जो बेस बनेगा, वो बेस, उस बेस की टेंडेंसी होगी किस चीज की, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा, ये जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, जबकि एसिटिक एसिड उतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा एसिटेट में। तो ये जो टेंडेंसीज हैं, ये अपोजिंग टेंडेंसीज हैं। क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन, और टेंडेंसी टू गेन प्रोटॉन, ये दोनों कैसी टेंडेंसीज हैं? अपोजिंग टेंडेंसीज। और अपोजिंग टेंडेंसीज हमेशा हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है कि अनइक्वल होती है? अनइक्वल होंगी। मतलब अगर अगर प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हाई है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लो होगी फिर। अगर प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी अपोजिट, है ना। तो वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होगा। अब यहां पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले आप ये पॉइंट नोट कर लो। ए स्ट्रांग एसिड हैज ए वीक conjugate base. A weak acid has a strong conjugate base। ठीक। इसी तरह से अगर मैं एक बेस की बात करूं, बताओ, ए स्ट्रांग बेस हैज ए वीक कंजुगेट एसिड, और अगर वीक बेस होगा तो ए वीक बेस हैज ए स्ट्रांग कंजुगेट एसिड। ओके, नोट कर लिया। अच्छा, इन दो केसेस को फिर से जरा मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक HCl और वाटर के बीच रिएक्शन, और दूसरा एसिटिक एसिड और वाटर के बीच रिएक्शन। अब देखो, वाटर यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह बेस है ना। स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, क्या लगता है आपको?
एक जगह स्ट्रांग दूसरी जगह वीक, बताओ क्यों? बिल्कुल सही बात आपने बताई। क्योंकि HCl स्ट्रांग एसिड था, वो अपने प्रोटॉन बड़ी आसानी से लूज कर रहा था। मतलब उसकी बहुत टेंडेंसी थी अपना प्रोटॉन देने की। तो जब उसने बहुत सारे प्रोटॉन दे दिए, मतलब वाटर ने एक्सेप्ट कर लिए। तो यहां पर वाटर की बहुत टेंडेंसी थी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की। मतलब वाटर की जो अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है उसके साथ जो एसिड है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो हम कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस अगर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो एज स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेगा। और अगर कोई सब्सटेंस एक वीक एसिड के साथ है, तो वो उस वक्त वीक बेस ही बिहेव करेगा। तो वाटर के अपने नेचर पे यहाँ पर बात डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है उसके साथ जो एसिड हम ट्रीट कर रहे हैं वो एसिड कैसा है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, इट बिहेव्स एज ए वीक बेस। ओके, बात क्लियर है आई थिंक। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तो रिएक्शन होना है ना। यहाँ पर तो रिएक्शन, वो तो हम पेयर्स की बात कर रहे थे। ये पेयर थोड़ी, HCl और वाटर थोड़ी पेयर है। वो तो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब जैसे जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वाटर, जब आप सोडियम वाटर में डालते हैं, सोडियम मेटल आप वाटर में डालते हैं, बड़ी जल्दी रिएक्शन हो जाती है और हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2, है ना। यहाँ पर रिएक्शन बहुत वायलेंट है, बहुत जल्दी रिएक्शन हो रही है। मतलब वाटर जल्दी रिएक्ट करता है सोडियम के साथ। इसके मुकाबले में अगर आप आयरन मेटल को पानी में डिसॉल्व करते हैं, क्या हो जाता है? रिएक्ट ही नहीं होता। वाटर दोनों जगह है, दोनों जगह वाटर और मेटल का कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन पहले केस में रिएक्शन बड़ी फास्ट है, दूसरे केस में रिएक्शन होती ही नहीं, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता रूम टेम्परेचर पे। इसका क्या मतलब है? पहले केस में वाटर क्यों रिएक्ट कर रहा है? ये वाटर की अपनी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि सोडियम की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है? ये सोडियम की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसी तरह यहां पर दूसरे केस में आयरन के साथ रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। किस पे डिपेंड करता है? वो आयरन की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हम कहेंगे वाटर रिएक्टिव बन गया, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन वो नॉन रिएक्टिव है। तो वो वाटर का अपना नेचर नहीं है वो, बल्कि सोडियम का नेचर है। यही बात यहाँ पर भी हम कह सकते हैं। वाटर की खुद की कितनी टेंडेंसी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर उस पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि उसके साथ जो एसिड है वो कितनी जल्दी उसको प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। जितनी जल्दी एसिड उसको प्रोटॉन देगा, उतनी जल्दी वो एक्सेप्ट भी करेगा। दूसरी जगह एसिटिक एसिड उसको प्रोटॉन इजीली देता ही नहीं है, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा उतनी आसानी से। ओके। अच्छा चलो, ये तो हो गया ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट क्या है, इसके सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब इसमें आप देखो, एज कंपेयर टू एरिनस कंसेप्ट, एज कंपेयर टू एरिनस कंसेप्ट हमने क्या देखा? हमने देखा कि वाटर की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ। वाटर की कोई जरूरत नहीं है ना। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो सकती है, प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट हो सकते हैं। और साथ में हमने ये देखा कि जरूरी नहीं कि न्यूट्रल स्पीशी ही एसिड या बेस हो, आयंस भी एसिड या बेस हो सकते हैं। जैसे आप ऊपर आपने कई सारे एग्जांपल्स में पढ़ा। आपने H3O पॉजिटिव देखा, एसिड है। आपने Cl नेगेटिव देखा, बेस है। CH3COO नेगेटिव, बेस है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आयंस कैन एक्ट एज एसिड्स एंड बेसिस। ओके। अब कुछ लिमिटेशंस, एक दो लिमिटेशंस इसके हम देख लेते हैं। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट में जो सबसे पहली लिमिटेशन है कि ये ऑक्साइड्स के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे अभी श्रुति ने भी पूछा था कि अगर एसिड्स के बीच में रिएक्शन हो जाए, तो क्या उसको भी ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट
इनमें ऑक्साइड्स के बीच में अगर रिएक्शन हो जाए तो क्या उसको भी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है? तो नहीं, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एक बेसिक ऑक्साइड है, कल भी हमने पढ़ा था एरिनस कंसेप्ट में। इट इज ए बेसिक ऑक्साइड। लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक इसको हम बेस नहीं कह सकते, क्योंकि बेस होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। कैल्शियम ऑक्साइड प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक बेस नहीं है, जबकि हम एरिनस कंसेप्ट के मुताबिक जानते हैं ये एक बेस है, ये बेसिक ऑक्साइड है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, हम जानते हैं ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक आप इसको एसिडिक ऑक्साइड नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक ये प्रोटॉन देना चाहिए, लेकिन CO2 के पास तो प्रोटॉन है ही नहीं, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर इन दोनों की रिएक्शन हम देखें, आप सब जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसका मतलब ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है और कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा। जबकि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी वहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाना चाहिए फ्रॉम एसिड टू बेस, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट इस एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। एक और एग्जांपल आप देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, वी गेट कैल्शियम सल्फेट। यहां पर भी हम देखते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट भी कर रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट बना रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट भी, उसकी भी लिमिटेशंस है। कई सब्सटेंसेस हैं जिनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ऐसे जैसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके एसिडिक कैरेक्टर्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये एसिड्स हैं, ये तीनों जो मैंने लिखे हैं ये तीनों एसिड्स हैं, लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता कि ये किस तरह से एसिडिक है, क्योंकि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक ये प्रोटॉन डोनर होने चाहिए थे, लेकिन इनमें से कोई भी प्रोटॉन डोनर नहीं है। तो ये एसिड कैसे है, ये ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इन इन प्रोसेसेस को, ये जो BF3 वगैरह है, इनके एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है एक दूसरा कंसेप्ट जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, वो है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और जो ऊपर हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, इनका भी आपने देखा था, कल ही आपने पढ़ा था। एरिनस कंसेप्ट के मुताबिक हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से एसिडिक या बेसिक है। ठीक है।